मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज़ हो गए गवर्नमेंट के साथ और उन्होंने कल गवर्नमेंट को धमकी दे दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मामला सेटल ना हुए तो फिर हम ये मुज़ाकरात बंद कर देंगे और उसके बाद अगर आपने कोई तरमीम करनी है तो अपने तौर पे कर लीजिएगा। ना हम लोग कौमी असम्बली सेनेट में जाएंगे, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी। अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है? कितने सेनेटर गवर्नमेंट ने तोड़ लिए हैं, कितने MNS तोड़ लिए हैं कि अब गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि वो आइनी तरमीम कर सके या ना करे। ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और कल रावलपिंडी के कॉलेजेस के अंदर भी ठीक ठाक किस्म की तोड़ फोड़ हुई। तलबा ने बाकायदा सड़कों के ऊपर आके गाड़ियों को आग लगा दी, मोटरसाइकिल को आग लगा दी और इतना ज़्यादा हंगामा किया कि उसके बाद शेलिंग करनी पड़ गई। ये जो रेप का केस है वो इतना बढ़ता क्यों चला जा रहा है कि गवर्नमेंट के काबू नहीं आ रहा, और शायद इसी वजह से आज पंजाब के तमाम स्कूल कॉलेजेस और तालीमी इदारों के अंदर छुट्टी है। गवर्नमेंट ने तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। गवर्नमेंट क्यों खाइफ है, क्यों आज के दिन छुट्टी की गई है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और वो जो पंजाब कॉलेज के रेप का केस है वो किस लेवल तक पहुँचा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और नामवर सहाफ़ियों के साथ साथ 38 यूट्यूबर्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ पर्चे हो गए हैं और उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारियों के लिए बाकायदा छापे मारे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग गिरफ़्तार भी हो गए हुए हैं। क्या यूट्यूबर्स के ऊपर सख्ती आने वाली है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गवर्नमेंट ने बहरहाल फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कानून बनाने का फ़ैसला कर लिया है। अगर ये कानून बन गया तो क्या फ़ेक न्यूज़ रुक जाएगी पाकिस्तान के अंदर, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। और अगले महीने के जो बाकी दिन बचे हैं उनके अंदर हमने 40,000 नए सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना है। मुझे उम्मीद है कि आपकी मदद से ये भी हो जाएगा। और आखिर में आपका मसला और आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब शदीद गुस्से में हैं। मौलाना साहब ने अपने गुस्से का इजहार इस हद तक किया कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ बदमाशी करोगे तो मेरा रवैया भी फिर ऐसा ही होगा। ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने PTI के साथ मिलकर एक प्रेस टॉक की जिसमें उनका लहजा बहुत ही सख्त था और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तरमीम अब नहीं होगी। ये गवर्नमेंट को तरमीम जिस शिद्दत से चाहिए थी, मौलाना ने उसी शिद्दत से इसे नकार दिया है। वजूहात क्या हैं, डिटेल क्या है, किस वजह से मौलाना इस गुस्से में हैं, कौन से उनके सेनेटर उठाए जा चुके हैं, कौन से सेनेटर्स पे दबाव है और वो हुकूमत पे क्या बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, डिटेल से स्टोरी बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, दो लेवल पे ये तरमीम के लिए काम हो रहा था। एक गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, यानी सियासी लेवल पे, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब शामिल है, आसफ अली जरदारी साहब शामिल है, मियां नवाज शरीफ साहब को शामिल कर लिया गया। उससे पहले मोहसिन नकवी साहब थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे। इन सब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट की। और ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, सिर्फ मौलाना तक नहीं थी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी थी। कल आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया बहुत अच्छा था और उन्होंने जो पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 2 पटिशन थी, वो वापस ले ली थी। और जो कमेटी के अंदर इजलास से, जो कमेटी का इजलास था, उसके अंदर जो गौहर खान साहब का रवैया था, जो उमर अयूब साहब का रवैया था, वो बहुत अच्छा था। उससे पहले वो बाकायदा लड़ते रहे थे, लेकिन कल उन्होंने किसी किस्म की लड़ाई नहीं की और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने इत्तफाक़ राय किया। और उसके बाद फिर उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मीटिंग करके हम अब एक पॉजिटिव जवाब देंगे। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये आना शुरू हो गया था कि बड़ा पॉजिटिव हमारी तरफ से अब रद्द-ए-अमल आएगा और मामला सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर हमने कल एक व्लॉग भी किया था कि इमरान खान साहब को भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और अब सिर्फ इतना ही होगा कि अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद ये तरमीम हो जाएगी। और आज क्योंकि सेनेट का इजलास है, फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे तलब कर लिया गया है, तो कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा, सेनेट का इजलास मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 बजे होगा। तो ख्याल यही था कि आज सेनेट के इजलास के अंदर ये पेश करती जाएगी तरमीम और उसके बाद मंजूर हो जाएगी। एक लेवल था जिसको कहते हैं पॉलिटिकल लेवल, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंगेज किया जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंगेज किया जा रहा था। दूसरा लेवल जो था वो इस्टेब्लिशमेंट या रियासत के लेवल पे था और वो भी काम कर रहे थे। और उस काम के अंदर बहुत सारे MNAs हैं, सेनेटर्स हैं जिनके साथ राब्ते किए जा रहे थे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख्याल ये है कि उन सबको दबाव में लाया जा रहा है, हमारे सेनेटर्स को। उसमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारी बेगमात को अगवा कर लिया गया, कुछ का कहना है कि हमारे बेटों को अगवा कर लिया गया है, कुछ का कहना है कि हमारे शोहरों को अगवा कर लिया गया है, कुछ का कहना है कि हमें ब्राइब करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि कल असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब ने यह दावा किया
कि 1 अरब से लेकर 3 अरब तक का ऑफ़र की जा रही है कि आप अपना वोट दें और ये लें, और उसके बाद फिर आपको दोबारा इलेक्ट भी करवाया जाएगा। यानी इस लेवल तक दूसरी तरफ से एंगेजमेंट से, और उसका एतराज़ जो है या उसका एतराफ़ बार बार हर तरफ से किया जा रहा था। ठीक है। लेकिन कल क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक ज़ोराना दिया हुआ था सेनेटर्स के लिए, और उसके अंदर नसीमा एहसान साहबा जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के साथ है, और उन्होंने उससे पहले सेनेट के अंदर एक तकरीर भी की थी। उन्होंने कहा जी बड़ा प्रेशर है, और फिर उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जब मेरी इनके साथ बात हो रही थी तो ये बाकायदा रोने लगी थी, और उनको सुन के मेरे अपने आंसू निकल गए थे। और उनके बारे में मशहूर हो गया था कि उन्हें अगवा कर लिया गया है, नसीमा एहसान साहबा को। वो अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़ोराने में चलेगी। जब वो ज़ोराने में चलेगी तो उनसे पूछा गया कि जनाब आपकी पार्टी तो बाहर एहतजाज कर रही है कि हमारी सेनेटर गायब है, तो उस पर नसीमा एहसान साहबा ने कहा कि मैं तो यहाँ हूँ आपके सामने, मैं कैसे गायब हो सकती हूँ। तो वो बाकायदा उन्होंने लंच को एंजॉय किया प्राइम मिनिस्टर साहब का। फिर कामल अली आगा साहब है जिनका ताल्लुक कॉफ लीग के साथ है, वो पहले मुस्लिम लीग में होते थे, फिर डिच करवा के वो कॉफ लीग में शामिल हो गए, फिर वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनको बिल्कुल नापसंद करते हैं, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सीट जो छोड़ी थी वो उन्होंने कामल अली आगा साहब को दी थी 1997 में। अच्छा। और उसके बाद जब वो कॉफ लीग में शामिल हुए तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बड़ी तप चढ़ी उस पर। उन्होंने कहा कि अजीब आदमी है, मैंने इस हद तक इसे सपोर्ट किया क्योंकि हमारा वर्कर होता था। फिर वो कॉफ लीग की तरफ से बड़ी लंबी लंबी तकरीरें किया करते थे और लत्ते लेते थे सबके, और लोगों के कपड़े फाड़ देते थे टॉक शोज़ में। फिर वो गायब हो गए। अब वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बहुत करीब हैं, तो चौधरी साहबान ने उनको ज़ाहिर है फिर सेनेटर बनाया था, वो सेनेटर भी हैं, और वो मुकम्मल खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई थी। कल वो भी ज़ोहराने में पहुंच के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के और वहाँ पे मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम सेनेटर जो गवर्नमेंट के राब्ते के अंदर हैं वो सब ज़ाहिर है तैयार हैं वोट देने के लिए। फिर उसके बाद हाजी अब्दुल शकूर साहब हैं जिनका ताल्लुक JUIF के साथ है। उनकी फैमिली जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच के उन्होंने कहा जी हमारे जो वालिद हैं वो गायब हैं, वो सेनेटर हैं, और उन्हें कुछ लोग ले गए उठा के, तो अब आप हमारे वालिद का पता करवाएं कि वो कहाँ पे है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब ये पता चला तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। फिर उनके अपने MNAs ने बताया, फिर अपने सेनेटर्स ने बताया कि हमारे साथ तो बड़े राब्ते किए जा रहे हैं, हमें बाकायदा ऑफ़र की जा रही है कि आप ये ले लें, वो ले लें, इतने पैसे ले लें, हमें धमकाया भी जा रहा है, और हमारी जो पुरानी फ़ाइलें हैं वो भी खोली जा रही हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जब PTI ने मुज़ाकरात करने शुरू किए और PTI ने यह बताया कि ज़ैन कुरैशी साहब की जो बेगम है उनके साथ क्या हुआ, बाकी नसीमा एहसान साहबा का जो उनके हस्बैंड है उनके साथ क्या हुआ, डॉक्टर ज़रका का जो बेटा है उसके साथ क्या हुआ, तो पूरी स्टोरी उन्होंने बतानी शुरू की कि किस किस MNA को, किस किस सेनेटर को कितनी कितनी ऑफर्स हुई। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी पता चला कि हमारे MNAs को भी इंगेज किया जा रहा है, सेनेटर्स को भी इंगेज किया जा रहा है। तो मौलाना बड़े नाराज़ हुए इस बात पे कि एक तरफ तो आपने मुझे पॉलिटिकल डायलॉग के लिए रखा हुआ है, आप मुझे इंगेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मौलाना आपके बगैर ये हो नहीं सकता, और मेरे घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, और साथ आप कह रहे हैं कि हमारे बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफ़र कर दें, जो आप उनके साथ कमिटमेंट करेंगे हम उसको पूरा करेंगे। साथ जो आप मेरे MNA भी लपेट रहे हैं, मेरे सेनेटर्स को भी लपेट रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप दूसरे लेवल पे भी काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है रियासत ने किया होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब डायलॉग होता है तो साथ थोड़ा सा स्टिक भी दिखाई जाती है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, क्योंकि आज़ाद MNAs जो हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने लपेट लिए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे MNAs जो गवर्नमेंट के राब्ते में हैं और बाई हुक एंड क्रोक उनको राज़ी कर लिया गया, वो राज़ी हैं। सेनेट के अंदर गवर्नमेंट को बड़ा प्रेशर है, और वहाँ पे ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब के सेनेटर्स के बगैर भी ये किसी तरीके से नहीं हो सकेगा। 2 और सेनेटर्स जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी चाहिए, कॉफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अख्तर मैंगल साहब की पार्टी, और इन सब को मिला के गवर्नमेंट ने वहाँ से सेनेट से भी पास करवा लेना है। अब ये सवाल है कि क्या इस पोजीशन में गवर्नमेंट ये तरमीम पास करवा सकती है। देखें, गवर्नमेंट ने हर सूरत ये तरमीम पास करवाने, इसके बगैर गवर्नमेंट बच नहीं सकते, क्योंकि अगर ये गंद इतना ज़्यादा पड़ गया हुआ है और मैस इन्होंने इतना ज़्यादा क्रिएट कर लिया है कि अगर अब ये तरमीम नहीं करते तो ये सारा सिस्टम जो है वाइंड अप हो जाएगा। अगर ये इसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो और उनके 8 और बाकी 12-13 जो जजेस टोटल हैं उनके साथ वो सारे मिलके बड़े पावरफुल हो जाएंगे, और जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो उसके बाद बहुत सारे केसेस उन्होंने खोल लेने, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको नाराज़ भी कर लिया, खासा नाराज़ किया है। अब इस नाराज़गी के आलम में मेरा नहीं ख्याल कि वो को बहुत ज़्यादा बैलेंस रख सकेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का भी ख्याल है और अब इमरान खान साहब का भी ख्याल है, उनको भी यही खुशफहमी है। तो वो अगर गवर्नमेंट 25 से पहले ये तरमीम नहीं कर पाते
तो गवर्नमेंट फारग हो जाएगी, गवर्नमेंट नहीं बचती फिर उसके बाद, और पीपल्स पार्टी जो है वो भी फारग हो जाएगी, ये सारे फारग हो जाएंगे। और इन्होंने अगर अपने आप को बचाना है तो उन्होंने हर सूरत इस सिस्टम को बचाना है। दूसरी तरफ रियासत जो है ना, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल मैस क्रिएट हो जाता है तो रियासत मेल्ट डाउन हो जाएगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मामलात को सेटल किया, इकॉनमी को सेटल किया, IMF को राज़ी किया, अभी SU हुई, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया, चाइनीज़ के साथ इंगेजमेंट की, UAE है जो सऊदी अरेबिया है उनसे जो कर्ज लिया हुआ है वो उसको आगे बढ़ाया, SIFC है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके अंदर यहाँ ज़मीनों को जरखेज़ किया जा रहा है और बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है सिर्फ उसी सूरत में हो सकेंगे जब मुल्क के अंदर इस्तेहकाम होगा। और गवर्नमेंट भी जानती है, रियासत भी जानती है, एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि अगर थोड़ी सी भी ठोकर लगी, थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो हर चीज़ डीरेल हो जाएगी। फिर इन चीज़ों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। इमरान खान साहब जो है बिफरे हुए शेर की तरह बाहर निकलेंगे और उसके बाद तहस नहस कर देंगे। तो गवर्नमेंट जो है उसके पास ऑप्शन कोई नहीं, रियासत के पास भी ऑप्शन कोई नहीं है। अब ये जैसे भी करते हैं तैसे भी करते हैं, इन्होंने ये करना ही करना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़ाहिर है अब नाराज़ तो उन्होंने कर दी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धमकी भी देती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से गवर्नमेंट डरती भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास तो स्ट्रीट पावर नहीं है, मौलाना के पास बड़ी खौफनाक स्ट्रीट पावर है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी स्ट्रीट पावर को लेके आ जाते हैं, पीछे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है पीछे खड़ी होकर तकरीरें करती रहती है, तो उससे पाकिस्तान के अंदर फिर इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। अब मौलाना को कैसे रियासत इंगेज करती है और गवर्नमेंट कैसे इंगेज करती है, अभी सिर्फ 8-10 घंटे बचे हैं। इन 8-10 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने सब कुछ करना है और अगर ये हो जाता है तो ये फिर हो जाएगी तरमीम, और अगर नहीं होता तो तरमीम मुश्किल होती चली जाएगी, रियासत और साथ साथ गवर्नमेंट फंसती चली जाएगी। तो आज का दिन इंतहाई सेंसिटिव है और इसके अंदर ही सब कुछ होना है। पिछली रात भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इंगेजमेंट हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनसे बात की, बिलावल भुट्टो साहब ने भी उनसे बात की, कुछ और लोगों को भी वहाँ भेजा गया, मोहसिन नकवी साहब को भी भेजा गया कि जनाब, मोहसिन नकवी साहब ने भी रब्ता किया कि जनाब मौलाना इतने नाराज़ क्यों हैं। और मेरा ख्याल ये है कि हाजी अब्दुल शकूर साहब जो है ना रात को कहीं ना कहीं मौलाना के पास पहुँचा दिए गए होंगे और उनसे ये वादा किया होगा कि आपके लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन अगर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं मानती तो इन लोगों को फिर छेड़ा जाएगा क्योंकि इसके बगैर ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब, मैं इसमें एक चीज़ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान क्या दबाव का शिकार होंगे जो दबाव आ रहा है? मेरा ख्याल अब तक तो नहीं हो रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, वैसे क्योंकि मौलाना के बारे में शुरू में ये तासुर सबका था कि मौलाना बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं और अल्टीमेटली अपना इंटरेस्ट दे के वो फैसले करते हैं, लेकिन पिछले 10-1 साल से मैं देख रहा हूँ कि मौलाना में बड़ी वाज़ेह तब्दीली आई और अब जिस मौक़े पे वो डट जाते हैं वो डट जाते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ वो डटे थे तो डटे थे, और उसके बाद फिर जब ये अदम एतमाद के ऊपर वो डटे तो फिर डटे, और उस वक्त भी फ़ौज ने उनको बहुत कायल करने की कोशिश की थी लेकिन वो कायल नहीं हुए थे, और उसके बाद भी देख लें आप हर जगह पे वो डटते हुए नज़र आ रहे। तो ऐसा महसूस होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो वाकई ही एक नेशनल कंसेंसस पैदा करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इस वक्त जेनुअनली चल रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को मेरा नहीं ख्याल के दबाव में ला के कोई कायल किया जा सकेगा। हो सकता है उनके सारे MNAs और सारे सेनेटर्स ले जाए गवर्नमेंट और ये तजवीज़ और ये तरामीम पास करवा ले वो, लेकिन उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ इनकी दुश्मनी शुरू हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर इनके साथ बैठेंगे नहीं उसके बाद। ठीक है नाज़रीन, एक चीज़ वाज़ेह है कि मौलाना फजलुर रहमान यकीनन वो आइनी तरामीम में उस तरह से मदद नहीं करना चाह रही जो गवर्नमेंट चाह रही है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी जो है हमारी वो आती है जी पंजाब कॉलेज के हवाले से। पंजाब कॉलेज में एक वाक़या होता है या एक वाक़या बनाया जाता है और उस वाक़े को इस तरह हवा दी जाती है कि जैसे पता नहीं खुदा न खास्ता क्या हो गया। एक रेप केस बताया जाता है हुआ है जिसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, अभी तक कोई ऐसी बच्ची सामने नहीं आई, अभी तक कोई वैसा वालिद या उसकी वालदा सामने नहीं आई जिन्होंने बताया हो कि ऐसा कुछ हुआ था। वो आग भड़कती है और भड़कती चली जाती है पंजाब के एक शहर से दूसरे और दूसरे से तीसरे में। अब वो पहुंच चुकी है रावलपिंडी में। रावलपिंडी में 350 तलबा गिरफ्तार हो चुके हैं जिनके माँ बाप इस वक्त थानों के बाहर बैठ के रो रहे हैं कि अब हमारे बच्चों को आज़ाद करें। लेकिन ये बच्चे कौन हैं जिन्होंने बाहर निकल के इमलाक को तोड़ फोड़ की और आग लगाई। अब एक स्टोरी बहुत ही मुश्किल स्टोरी बन गई है, गवर्नमेंट बहुत बुरे तरीके से इसके अंदर फंस चुकी है। अब इसके निर्गह में आ चुके हैं जी मीडिया वाले भी। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं कि इमरान रियाज साहब, अयाज अमीर साहब, समी इब्राहिम, फरा इकरार,
ये वो लोग हैं कि जिन पे FIR दर्ज हो गई है, FIA साइबर क्राइम विंग ने करवाई है, और 38 लोग इसके अलावा हैं। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। अब ये जानते हैं हम जावेद चौधरी साहब से कि ये स्टोरी बेसिकली किस तरह से सॉल्व होगी और इसके पीछे हकायक आपको नजर क्या आ रहा है? अच्छा, इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो है कि किसी कहा जाता है कि लड़की का रेप हुआ है, अभी तक वो साबित नहीं हो सका, ना विक्टिम सामने आई है, ना विक्टिम ने कंप्लेन की है। जब पुलिस ने उस विक्टिम से रब्ता किया है तो उसने बताया कि मैं तो 2 अक्टूबर को गिर गई थी घर पे और ICU में हूँ मैं, और मेडिकल रिपोर्ट्स उसकी बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके वालिदैन भी ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस काम के साथ, और वो बार बार कह रहे हैं, हर फोरम पे वो कह रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहता नहीं जी नहीं, इनका रेप हुआ है। वो विक्टिम कह रहा है कि मेरा नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं। इसको कहते हैं राई का पहाड़, बल्कि राई का पहाड़ के लिए भी राई होना ज़रूरी, जबकि राई किसी जगह नज़र नहीं आ रही। अगर देखें वाकई वाकया हुआ होता फ़र्क, तो मैं सबसे पहले बोलता। और जब किसी जगह पे कोई विक्टिम इकरार नहीं कर रहा, ना उसका कोई वजूद है, कहा गया जी सिक्योरिटी गार्ड ने किया, सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने बुलवा के सब चीज़ें चेक करके उसकी ज़मानत लेके शख्सी ज़मानत पर उसको छोड़ भी दिया। और अगर ये वाकया हुआ होता तो पंजाब कॉलेज के लिए और पंजाब गवर्नमेंट के लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उस जो गार्ड है उसको वो पकड़ते, उसके ख़िलाफ़ केस बनाते, उसको बेशक फांसी लगा देते और उसके बाद अपनी वाह वाह करवा लेते। या फिर अगर फ़र्ज़ करें किसी और ने किया है तो पंजाब कॉलेज जो है उसके लिए भी बड़ा आसान था कि वो मुलज़म को मुजरम को पकड़ते और पुलिस के हवाले कर देते, और ये केस जो होगा उसको पुलिस सॉल्व कर देती, तो पंजाब कॉलेज भी बच जाता, ये तहरीक भी नहीं चलती, पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर ना आता। ये एक साइड तो ये है, और अभी तक किसी जगह ये साबित नहीं हो रहा। दूसरी साइड जो है ना वो सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया इतनी खौफनाक चीज़ है कि उसका मुज़ाहरा आप देख लें, क्योंकि इसके अंदर जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम ये फैसला करता है कि किस शहर के किस एज के लोगों को, किस कैटेगरी के लोगों को, किस फाइनेंशियल स्टेटस के लोगों को उन्होंने टैग करना है और वहाँ पे जाके उन्होंने इंफॉर्मेशन पास करनी है। अब ये इससे रिलेटेड, अब ये रेप है उससे रिलेटेड मैंने अभी तक कोई एक वीडियो नहीं देखी, यानी कोई वीडियो मेरी ना वॉल पे आई है, ना मुझे व्हाट्सएप हुई है, क्योंकि मैं उस एज ब्रैकेट के अंदर हूँ ही नहीं। लेकिन जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं जिनका ताल्लुक पंजाब कॉलेज के साथ है, या वो उस कैटेगरी के साथ हैं, या वो पंजाब कॉलेज के किसी भी कैंपस के करीब रहते हैं, उनको ये वीडियोस मिलती हैं और उनको मिलती हैं और उनके अंदर बाकायदा ये इश्ताल आ जाता है और वो जो है वो आगे बढ़ के आग लगाना शुरू कर देते हैं। कल रावलपिंडी के अंदर ऐसा को खौफनाक किस्म का इन्होंने तोड़ फोड़ की कि प्रोफेसर बड़े हैरान, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैरान, और वो जो कॉलेज है जिसके अंदर तोड़ फोड़ हुई उसके अंदर जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग थे उनका इस कॉलेज के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं था। वो किसी और साइड से आए हुए थे, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो पढ़ते ही नहीं हैं, वो उनका ताल्लुक तालीमी इदारों के साथ है ही नहीं। वो कहीं से किसी न किसी गांव से किसी न किसी इलाके से आए और हजूम के साथ शामिल हो गए, उन्होंने तोड़ फोड़ करनी शुरू करते। तो बिल्कुल इसी तरह कि जैसे ढाका के अंदर हुआ था, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हुआ था कि स्टूडेंट्स बाहर निकले थे, तो ये बिल्कुल उस टाइप की मूवमेंट जो है वो चलाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि स्टूडेंट्स जो है उनको आग लगाई जाए, उनको तैयार किया जाए। स्टूडेंट्स ज़ाहिर बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, फिर उनके साथ वालदैन होते हैं, वालदैन की उनके साथ हमदर्दी होती है। जब वो निकलते हैं तो स्टेट ना उनके ऊपर गोली चला सकती है, ना उनको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि पूरी रियासत उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इतना आसान काम नहीं होता कि तलबा के ख़िलाफ़ इस तरह को बड़ा एक्शन लेना। तलबा तो एक ऐसी पोजीशन है, ऐसी फोर्स है जिसने अयूब खान को फारग कर दिया था। ये एक रियलिटी है जिसको तस्लीम हमें करना पड़ेगा। तो बहरहाल उनके अंदर इश्ताल फैलाया जा रहा है, बाहर से इसको फ्यूल किया जा रहा है, और उस फ्यूलिंग का नतीजा ये हो रहा है कि कल रावलपिंडी के अंदर हुआ, लाहौर के अंदर हुआ, शोरकोट के अंदर हुआ, फैसलाबाद के अंदर हुआ, गुजरात के अंदर आया। गुजरात के अंदर एक गार्ड भी जो कॉलेज का था उसे मार दिया गया, और इतना ज़्यादा इश्ताल फैल रहा है कि मुझे लगता है कि ये किसी वक्त इस्लामाबाद की तरफ भी पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बाहर से इसको फ्यूलिंग की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पेजेस इसमें इन्वॉल्व हैं, और पीछे स्टोरी कोई नहीं है, बेस कोई नहीं है इसमें। मियां अमर महमूद जो पंजाब कॉलेजेस के मालिक हैं, दुनिया टीवी के, दुनिया अखबार के मालिक भी हैं, वो बिला वजह इस सारे क्राइसिस का विक्टिम बनते जा रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं, उनकी कॉलेज कह रहे हैं, उनकी इंतज़ामिया कह रही है कि भाई साहब हमारा कोई कसूर नहीं, अगर किसी जगह किसी के पास भी कोई सबूत है वो ले आएँ, हम 100% आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। फ़र्क इसका सिर्फ एक ही हल है, ये जो फेक न्यूज़ है इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई यहाँ पे कानून बनना चाहिए, और जो शख्स भी ये फेक न्यूज़ फैलाता है उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ये साढ़े 18 करोड़ लोगों के पास इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन है, जिसमें कोई 13-14 करोड़ स्मार्टफोन है,
और जिस बंदे के पास भी स्मार्टफोन है वो एक एंकर बना हुआ है, वो किसी भी बंदे को किसी वक्त भी उसकी वीडियो बना के वो वायरल कर देते हैं। वो बंदा बोल भी नहीं सकता। एक MNA है और वो मुझे बता रहे थे कि वो सरीना के अंदर अपनी बेटी के साथ डिनर कर रहे थे और किसी ने उसकी वीडियो बना के ये देखें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ वायरल कर दी। और इतना ज़्यादा वो कहते हैं स्ट्रेस में चला गया, मैं भी और मेरी बेटी भी। कहते हैं मेरी बेटी है अपने, इससे ज़्यादा घटियापन क्या हो इससे सकता है? घटियापन क्या हो सकता है। कोई बंदा किसी जगह निकलता है, उसकी पीछे से वीडियो बना ली जाती है, उसकी फ्रंट से सामने से वीडियो बना ली जाती है कि देखें जी ये क्या कर रहा है। इवन कोई और आदमी होता है, उसे कहा जाता है ये फलां जज है जी। वो जज पिटता रहता है कि भाई मेरी शक्ल देख लो, उसकी शक्ल देख लो, लेकिन उसको वायरल कर दिया जाता है कि ये देखें डांस पार्टी के अंदर डांस कर रहे हैं और ये वो फलां जज है। और इस तरह लोगों को बदनाम किया जाता है कि ख़वातीन के बारे में वीडियोस बना के उसको वायरल कर दिया जाता है। रेप केस के अंदर कितनी ख़वातीन की वीडियो बने और उनके नाम से भी टैग करके कितना उनको फैलाया गया। अब वो बच्चियां बड़ी परेशान हुई, कहती हैं कि हमें तो वर्कला लिए गया था। वो बाकायदा नाम ले रही हैं कि किस किस के साथ रब्ता हुआ, किसने क्या किया। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म का क्राइसिस है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है फेक न्यूज़ पर पाबंदी होनी चाहिए, करार वाकई खौफनाक सज़ा होनी चाहिए बंदे को। और ये जो लोग बगैर इजाज़त के किसी की वीडियो बना लेते हैं, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। यूएई के अंदर नहीं कर सकते, यूरोप के अंदर नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी आदमी की वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे सज़ा हो जाते कि आपने उसकी इजाज़त के बगैर। मैं एक बार एक बिल्डिंग के अंदर गया था, वहाँ मैं फिल्मिंग कर रहा था, मैंने उनसे इजाज़त ली, उन्होंने इजाज़त ले ली, लेकिन वहाँ पे जब लोगों की मैंने वीडियो बनाई तो उनका बंदा आ गया, उसने कहा जी सर यहाँ पे आप बिल्डिंग की बना सकते हैं, हमारे स्ट्रक्चर की बना सकते हैं, लेकिन लोगों की नहीं बना सकते आप। और फिर उन्होंने मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। तो ये एक रियलिटी जो बाहर है, और इस चीज़ को जहन में रख के बहरहाल एक कानून बनना चाहिए बड़ा टाइट किस्म का, फिर जाके सोसाइटी बच सकेगी, वरना ये सोसाइटी नहीं बचती। और ये जो इंतशार फैलाया जा रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है वफाकी गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर एक बांग्लादेश मॉडल के मुताबिक यहाँ पे एक खौफनाक किस्म का एहतजाज शुरू करवाया जा रहा है, और इसको बाहर से फ्यूल करवाया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वाकई इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। चौधरी साहब, आपको याद होगा हमने इंग्लैंड के हवाले से एक वीडियो की थी कि 3 बच्चियों का मर्डर हुआ था, जो स्कूल की बच्चियां थी, और बाद में खबर फैला दी, किसी ने गलत खबर फैला दी कि वो को मुस्लिम लड़का था, लेकिन वो पता चला वो आग लगी थी, आग लगी। और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया था, पकड़ के सबको सजाएं दी। और अब इस किस्म की फेक न्यूज़ को वहाँ पे फैला के तो देखे बरतानिया 24 घंटे अदालतें चली थी, 24 घंटे अदालतें चली, बसों के अंदर अदालतें लगी। ठीक है। और उसके बाद दोबारा इंग्लैंड में कुछ वैसा हुआ या नजर आया? अब वो ना फिल्टर लगा दिया है, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं वो उसी वक्त रोकते हैं उसको। अच्छा साहब, एक चीज़ मुझे स्ट्रेट आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इस पूरे मुद्दे का फ़ायदा क्या PTI उठा रही है? क्योंकि वैसे तो एहतजाज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस तरह से गवर्नमेंट को या मुल्क को डैमेज करने के लिए वो इस मुद्दे को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक परसेप्शन है, कहा यह जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, रियासती इदारों की तरफ से भी है। जो पेजेस 66 पेजेस देखे गए हैं उनमें मैक्सिमम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है। तो क्लेम यही किया जा रहा है। अब वो जब लोग गिरफ्तार होंगे, जब उनको पूछा जाएगा, जब देखा जाएगा, तो फिर ही कुछ कहा जा सकता है। मैंने कुछ PTI के पेजेस देखे जिसमें जिस गार्ड की बात की जा रही है उसका एक इदारे के साथ नाम लगा के कि उसका बंदा इन्वॉल्व था, यहाँ तक प्रोपोगंडा हुआ है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं अपने आखिर में सवाल की तरफ। सवाल है जी असद सत्ती साहब का। असद सत्ती साहब ने क्वेश्चन बड़ा अच्छा उठाया जी। कहते हैं ये कौन सी इज्जत है जो मुझे ओहदे दो और नवाजो तो फिर मैं तरमीम के लिए वोट दूंगा। अब असल वो जिद है। वैसे अब इमरान खान साहब के अंदर बड़ी खूबियाँ हैं, वैसे मैं यकीन करें मैं बहुत सारी खूबियों का एतराफ़ करता हूँ उनका, लेकिन कुछ ऐसी खामियाँ हैं जिसका नुकसान उनको भी हो रहा है, उनकी पार्टी को भी हो रहा है और पूरे मुल्क को भी हो रहा है। वो उनकी ज़िद है। वो ये कहते हैं जी मुझे ओहदा मिलेगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मुझे 2/3 मेजॉरिटी दी जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट मेरे पीछे चलेगी, और जो मैं आमाख्ते करूँगा, जिस उस्मान बुज़दार को, जिस महमूद ख़ान को, जिस गंडापुर को मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊँगा, आपको उसे तस्लीम करना पड़ेगा। अगर नहीं तस्लीम करेंगे तो फिर देखो मैं करता क्या। ये खौफनाक चीज़ है। ये ज़िद जो है ना, उसने मुल्क को तबाह कर दिया, इनकी पार्टी को तबाह कर दिया। खुद इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं। इतने बड़े लीडर हैं, इतनी इंटरनेशनल फिगर हैं, मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ा सा रियासत के साथ चलना चाहिए। अगर वो रियासत को तोड़ देंगे, कश्ती को ही तोड़ देंगे, तो फिर वो खुद पार कैसे लगेंगे। हाँ, और कुछ भी अगर लेके आप कुछ दे रहे हैं तो जारी बात है आपकी नीयत उतनी साफ नहीं हो सकती। फिर नाजरीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे जी कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ करें, आपके पास कोई भी पोस्ट आती है उसे बिल्कुल शेयर करें, लेकिन थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करते हुए ये ज़रूर देख लें कि क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं है, और शेयर होने के बाद क्या इससे कहीं कोई आग तो नहीं लग सकती। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।